नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे और बसों से जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनका किराया प्रदेश सरकार वहन कर रही है। कुछ श्रमिकों की शिकायत मिली थी कि उनसे किराया लिया गया है। जिलाधिकारी ने नाम न लेते हुए भी संदेश दिया कि गुजरात स्टेट से आए मजदूरों की ही शिकायत है। तो वही जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को यह बात बता दी गई है। वो अपने स्तर से इस बात की तहकीकात करेंगे कि कौन स्टेट और क्यों किराया ले रहा है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। बस से आए हैं या ट्रेन से आए हैं, उनका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसलिए अगर आप ट्रेन पर पूछेंगे तो कुछ एक श्रमिकों ने किसी एक राज्य के विषय में कुछ कहा था कि वहाँ कुछ अधिकारी हमसे किराया ले रहे थे, लेकिन जितने भी ट्रेन आई हैं, पंजाब से ज़्यादातर आई हैं, जितने भी श्रमिकों से हमने बात किया, सबने कहा साहब हमसे कोई किराया नहीं लिया गया, रोडवेज बसों का भी किराया नहीं लिया गया। लेकिन जो मजदूर ये सब फीडबैक दे रहे हैं कि किसी राज्य में लिया गया है, तो हमने इस फीडबैक को अपने नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह को अवगत करा दिया है, ताकि उसके विषय में फर्दर देखेंगे क्या किया जा सकता है। वैसे ऐसा है नहीं। सहारनपुर से खबर है, कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में जहां पुलिस और प्रशासन के कार्यों की प्रशंसा हो रही है, तो वहीं सहारनपुर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिससे पुलिस की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली की शेखपुरा पुलिस चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी और उसके पुलिस कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को नाजायज रूप से पकड़कर उससे 7,000 रुपए की वसूली कर ली है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा जब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई तो पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति के पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन पुलिस अपनी किरकिरी बचाने में नाकाम हो गई। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडीर ने उच्च अधिकारियों से वार्ता करते हुए दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ शशिबाला पुंडीर ने पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी मढ़ा है। साथ ही उच्च अधिकारियों के द्वारा उनके फोन न सुनना और लोगों से नाजायज पैसा वसूल करने जैसा आरोप भी लगाए हैं। ये कर रहा हूँ कि कारों की जो यार शहर में बाढ़ आ गई है। सर, जो शेखपुरा चौकी वाला मामला है, दरोगा वाला पैसे लेके वापस करने वाले, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत की गई है कि उससे अवैधानिक रूप से कुछ धनराशि की मांग करी गई और एक सिपाही के माध्यम से वो धनराशि जो है चौकी इंचार्ज ने प्राप्त करी। इस बारे में शिकायत करी गई। जानकारी होने पर जो है इसके संबंध में थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट प्रेषित करी है, डिप्टी सीओ साहब ने रिपोर्ट प्रेषित करी। इसमें जांच के बाद में आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। जी, आपका नाम? शशिबाला पुंडीर। विधायक जी, क्या मामला था ये शेखपुरा चौकी का जो आपने एसएसपी से शिकायत की थी? देखिए, पुलिस का भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है। पुलिस मदद कर रही है कोरोना में, ये तो बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा हुआ है। रमजान चल रहे हैं, सारा दिन लोग भूखे प्यासे रहते हैं, उसके बाद उनको बिना बात मारा जाए, पैसे लिए जाएं, तो ये शर्म की बात है। शेखपुरा से मुझे फ़ोन आया परसों शाम को कि एक आदमी को वो मुर्गा लेके जा रहा था, तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने। पकड़ने के बाद चौकी में बंद कर दिया, पिटाई भी करते रहे, पैसे भी मांगते रहे। कभी उसे कहते रहे कि चौकी का वाइट वॉशिंग होगी, उसके लिए पैसे दो, सामान ला के दो। उस बेचारे ने अपनी जान बचाने के लिए 7,000 रुपये दे दिया। उसके बाद उसे एक लंबी फहरिस्त दे दी कि सामान ले आओ, ये पुताई का सबका। गांव के पूर्व प्रधान जी का मुझे फ़ोन आया, एक दो जगह से और फ़ोन आया। मैंने तुरंत, गुस्सा मुझे आया, मैंने एसएसपी फ़ोन किया। आजकल कुछ अधिकारी लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना, जैसे गांव में जेठ के प्रति होता है। जेठ जो होता है उससे बहू बोलती नहीं है, तो अधिकारी कुछ आजकल मुझे अपना जेठ समझ बैठे हैं। वो समझते हैं कि मुझसे बोलना नहीं है, मुझे शक्ल नहीं दिखानी है। एसएसपी भी उनमें से एक है। एसएसपी साहब को फ़ोन किया, उनका प्यारो बोले कि साहब तो अंदर है। अरे अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो अंदर कहीं जहाज़ थोड़ी जाएगा या ट्रेन थोड़ी वहाँ चलेगी कि बताने में दिक्कत है। खैर, एसएसपी को उसने बताया, मैंने किस्सा पूरा प्यारो को बता दिया, इस तरह से किया है। उसने एसएसपी को बताया,
एसएसपी ने मुझसे नहीं पूछा, पीआरओ से ही कह दिया कि चौकी में फ़ोन कर दो, पैसे वापस कर दो। ये हुआ, उसके पैसे वापस हो गए। मुझे इतना दुख है, एसएसपी ने एक बार, एक जनप्रतिनिधि रही हूँ मैं, समाज की सम्मानित महिला हूँ मैं, एसएसपी ने फ़ोन करके एक बार भी बात को पूछने का उसके बाद उस उचित आदमी नहीं समझा। उस आदमी इससे के सुनिए पैसे- मेरी बात, मैंने डीजीपी को फ़ोन किया, डीजीपी साहब का मीटिंग में थे, 1 घंटे बाद तुरंत फ़ोन आ गया और कहा कि मैं कहूँगा। उस व्यक्ति के पैसे वापस मिले हैं उसके? हाँ, 7,000 पूरे मिल गए। तो क्या इसमें कोई जांच वगैरह एसएसपी साहब ने उठाई है? अब जब एसएसपी ने मुझसे बात ही नहीं किया, मैंने तो अखबार में पढ़ा है, मोबाइल पे पढ़ा है कि जांच बैठी है। और अधिकारियों की तो मैं जेठ बन गई हूँ ना, मुझसे बोलना, मुझे अपनी आवाज़ सुनाना संस्कार के खिलाफ है। मुझसे नहीं बात करेंगे, ना बोलेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि लोगों के मन में ये बात आ रही है कि कोरोना के केस कम थे तो लॉकडाउन था, लेकिन अब जब केस बढ़ रहे हैं तो ढिलाई क्यों। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की बातों को रखते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में हमें अर्थतंत्र को भी मजबूत करना है और अपनी गति को आगे बढ़ाना है और इसे थमने नहीं देना है। स्वच्छता, सोशल डिस्टेंस व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी गति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लड़ेंगे, बढ़ेंगे साथ साथ। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आते हैं कि जब केस बहुत कम थे तो लॉकडाउन था, जब केस बढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे एग्जेम्पशंस क्यों मिल रहे हैं। मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूँगा कि उनकी बात अपनी जगह, अपना पक्ष एक मजबूत तर्क है, लेकिन समानांतर रूप से हमें ये भी देखना होगा कि क्या कोरोना की लड़ाई में जीवन की समस्त गतिविधियों को थमने देना या उसे मृतप्राय कर देना ही एकमात्र विकल्प है, या लॉकडाउन के बाद हमारा आचरण, हमारा आत्मानुशासन, हमारी भौतिक दूरी और स्वच्छता। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रदेश सरकार की सहमति से 1 मई से लेकर कल शाम तक 15,039 श्रमिक ट्रेन में बसों से आए हैं, तो वही करीब 14,000 श्रमिक छात्र व अन्य लोग सीधे अपने घर पहुंचे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंचकर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। तो ये प्रतिदिन सुबह व शाम को 7 बजे निगरानी समिति दिन में 2 बार जांच कर रही है कि कौन लोग कहां से आए हैं, जिसकी सूचना अधिकारियों को पहुंच रही है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो रेल या रोडवेज की बसों से जो लोग आए हैं, 1 मई से लेकर कल शाम 6 बजे तक 15,039 प्रवासी मजदूर जनपद में वापस आए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजी साधनों से आ रहे हैं या ट्रकों से, पैदल तमाम दंश और पीड़ाएं सहते हुए भी आ रहे हैं। उनकी भी हमने जब सूची बनवाई, क्योंकि गांव-गांव में निगरानी समितियां प्रभावशाली रूप से क्रियाशील हैं, वो आते ही तुरंत एसडीएम को, एमओआईसी को सूचना दे रहे हैं, थानाध्यक्षों को सूचना दे रहे हैं, और हमने लेखपालों से भी विगत 3 दिनों में विलेज वाइज सर्वे कराया। तो लगभग 14,000 लोग ऐसे भी आए हैं जो सीधे अपने गांव आए। इन संख्या को भी विगत 3 दिनों में मेडिकल ऑफिसर्स के पास भेजकर, या ज़्यादा संख्या में गांव में लोग थे तो मेडिकल ऑफिसर को वहां भेजकर, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अतरौलिया और पीजीआई में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को भेजकर लगभग सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। और ये मेरे निर्देश हैं कि प्रतिदिन। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अब तक 30,000 श्रमिक आ चुके हैं, अभी ये क्वारंटाइन में है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 11 अधिकारियों की एक कमेटी बनी है जो बाहर से आ रहे श्रमिकों को रोजगार देकर आगे बढ़ा सके। ग्राम विकास अधिकारियों और सेक्रेटरी के साथ ही सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इन सभी का जॉब कार्ड, राशन कार्ड बनवा दिया जाए और स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनको आजीविका मिशन से जोड़ा जाए।
जिससे इनको मनरेगा व 1000 दिहाड़ी योजना के अंतर्गत जोड़ लिया जाए। तो वही जो लोग हाई स्कूल या इंटर पास हैं उन्हें कौशल विकास योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से इन्हें जोड़कर लोकल प्रोडक्ट के साथ इन्हें बैंकों के माध्यम से आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कल प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए लोकल प्रोडक्ट चरितार्थ हो सके। सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। प्रवासी मजदूर आज की तारीख में 1 मई से लेकर लगभग 30,000 आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 15,039 रेल और रोडवेज से और लगभग 14,000 के लगभग सीधे। इन 30,000 मजदूरों की सूची, कल तक की सूची हमने मुख्य विकास अधिकारी को दे दिया है, विकास खंडवार, ग्रामवार, ताकि सेक्रेटरी और बीडीओ इनका 3 काम करें। एक जॉब कार्ड मनरेगा का, जब तक वो क्वारंटाइन है इस दौरान में प्रोसेस कर लें। दूसरा, अगर उनका राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड का फॉर्म भरवा दें। और तीसरा, अगर मुख्यमंत्री की 1000 दिहाड़ी योजना में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें उनको सम्मिलित करते हुए इनको लाभान्वित कराएं। तो सूची को पूर्णतः बनाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो ये कम्युनिटी संक्रमण न हो, इसलिए उनको हम स्वास्थ्य परीक्षण करा के प्रोटोकॉल के हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्रवाई करें। और दूसरा, उनके जीविकोपार्जन के लिए हम फौरी तरीके से राशन कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड और दिहाड़ी योजना में पात्रता की स्थिति में जोड़ें। और लॉन्ग टर्म के लिए हमने 11 अधिकारियों की कमेटी बना दी है। जितने भी प्रवासी मजदूर या उन गांव में पहले से जो स्किल्ड लोग हैं उनकी सूची तैयार करें। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके भी स्किल की मैपिंग करें और उनको किस तरह से लोकल प्रोडक्ट्स के साथ बैंकों की स्कीम से फाइनेंस करा के मार्केट लिंकेज करके उस ग्रुप को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में रणनीतिक रूप से कार्रवाई करें। उसके लिए कल भी बैंकों से मेरी बात हुई थी और 14 को मैंने सारे बैंकर्स के साथ इसी मुद्दे पर बैठक रखी कि इन प्रवासी मजदूरों को या यहाँ का जो यूथ है जिसके पास हुनर है उसको, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल के संबोधन में कह रहे थे, हमें लोकल प्रोडक्ट के साथ जोड़ने के लिए स्कीम के साथ जोड़ना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास अपने यूथ की मैपिंग जरूरी है। और जो लड़के हाई स्कूल कोरोना की आपदा में लॉकडाउन के पहले दिन से ही भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता जरूरतमंदों को खाना, राशन, दवा, साबुन, मास्क आदि का वितरण करने में लगे हुए हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अब संगठन द्वारा जिले से गुजरने वाले ट्रेन, साइकिल, ट्रकों व पैदल आने वाले यात्रियों को खाना, पानी, लाई, गुड़, चना आदि देने में दिन रात लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले भारत रक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 50 दिनों से संगठन के साथियों ने इस आपदा को सेवा चैलेंज के रूप में लिया है, इसलिए इनको थकान नहीं आती। रात में आते ट्रकों व रेल से आने वालों की सेवा हेतु ये पूरी रात जागते हैं। भोर में 4 बजे से 8 बजे तक सोने के बाद फिर सेवा में संलग्न हो जाते हैं। इस कार्य में प्रमुख रूप से सुनील वर्मा, रवि प्रकाश, डॉक्टर मनोज, मनीष भार्गव, जावेद अंसारी, डॉक्टर धीर जी, प्रवीण कुमार, अमित राजन, अस्थाना, शिवम, निशीथ रंजन, रामजन्म, ज्योति प्रकाश, द्वारकाधीश, दुर्गेश श्रीवास्तव, सुनील शर्मा, आलोक शर्मा, मनोहर, दीपक, अनूप, गोपाल प्रसाद, राजीव अस्थाना, संतोष अस्थाना, विपिन गुप्ता आदि लोग शामिल हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर आजमगढ़ को L3 कोविड चिकित्सालय हेतु अपग्रेडेड किए जाने हेतु एनेस्थेटिस्ट में डॉक्टर इरफान व डॉक्टर गोपाल प्रसाद, जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉक्टर नंदलाल यादव, रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़, डॉक्टर सिद्धांत लाइफलाइन मड़िया आजमगढ़, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असलम, जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ सहित जनपद के विभिन्न प्राइवेट सेक्टरों के अस्पतालों ने 2-2 वेंटिलेटर्स का अधिग्रहण किया है। सरोज हॉस्पिटल सिधारी आजमगढ़ से एक डायलिसिस मशीन का अधिग्रहण तथा 4 108 102 एम्बुलेंस तथा एक अन्य वाहन उपलब्ध कराई गई है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि प्रवासी मजदूर जो प्रदेश में आने के इच्छुक हैं सभी को चाहिए कि वह केंद्र सरकार के जन सुनवाई पोर्टल व राज्य सरकार के पोर्टल पर अपना डिटेल जमा करा दें और जहां से चलना है उसकी सूचना दे दें। उनका स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बस और ट्रेन के माध्यम से उन्हें राज्य सरकार ले लेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि रेलवे बस से हरियाणा, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। तो प्रवासी मजदूरों को जिन इच्छुक हैं या जिनकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर
उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार का प्रोटोकॉल है कि प्रदेश सरकारें आपस में वार्ता करती हैं और आपस में जहां से चलना है वहां से वहां की राज्य सरकार चिन्हित करके उनका पंजीकरण करके उनके स्वास्थ्य का प्राथमिक परीक्षण करके उनको परिवहन के युक्त पाती है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश वहां से आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के असिलाई गांव में 29 मार्च को हिमाचल प्रदेश से प्रेमी और प्रेमिका पहुंचे थे। दोनों घर पर छुपकर रह रहे थे। आपस में विवाद होने के बाद मामला प्रकाश में आने पर लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी। चिकित्सा प्रभारी अरौला डॉक्टर योगेश कुमार गौतम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश से चलकर प्रेमी और प्रेमिका असिलाई गांव में पहुंचे थे। दोनों घर में छिपकर रह रहे थे। सोमवार को दोनों में आपसी विवाद के चलते मामला सामने आने के बाद दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया। युवक सामान्य था। लड़की को हल्की फुल्की खांसी आ रही थी और कोई लक्षण नहीं था। युवक को घर में होम क्वारंटाइन कराते हुए युवती को कोयलसा स्थित क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 1670 ग्राम सभा के 3870 परियोजनाओं पर 73,900 श्रमिक प्रतिदिन कार्यरत हैं। ये संख्या बढ़कर के 1 लाख हो जाएगी। जो प्रवासी मजदूर व श्रमिक को जो रचनात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1101 रोजगार सेवकों को जिनका मानदेय 3,600 था उसे 6,000 कर दिया गया है और उनका भुगतान 4 करोड़ 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, जो रोजगार सेवकों का 2017-18 व 2018-19 का जो मानदेय रुका हुआ था वह उनके खाते में भेज दिया गया है, जिससे वो उत्साहित होकर श्रमिकों को रोजगार से गांव में जोड़ सकें। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रूप से यह इच्छा रहती है और उनके आदेश भी हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या अन्य मजदूर जो श्रमिक जो अपनी ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक गतिविधियों में करके धनोपार्जन कर सकते हैं अपनी जीविका के लिए, उनको अधिक से अधिक मनरेगा में जोड़ा जाए। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को 3600 से 6,000 रुपये कर दिया है और 17-18 और 18-19 के कुछ बकाया जो राशियां थी, इस जनपद के भी लगभग 1101 जो ग्राम रोजगार सेवक थे उनका 4 करोड़ 2,36,400 रुपये की धनराशि जो बकाया थी वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीबीटी से उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ताकि ग्राम रोजगार सेवक मन लगाकर जो प्रवासी मजदूर हैं या पहले से जो कार्यरत इच्छुक मजदूर हैं उनको अधिक से अधिक परियोजनाओं से जोड़ें। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार गांव के रामपुर की दलित बस्ती में बस्ती का ही एक सफाई कर्मी कार्यकर्ता बस्ती वालों के नाले को बंद कर दिया है, जिससे गांव का गंदा पानी बाहर ना जाकर नालियों में जमकर सड़ रहा है, जिससे भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। इस संबंध में गांव की सैकड़ों महिलाएं बिलरियागंज थाने पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। टीवी 20 से बात करते हुए गांव की महिलाओं ने कहा कि वह व्यक्ति 35 वर्षों से बहने वाली नाली के पानी को 5 रोज पहले से मिट्टी पाट कर बंद कर दिया है, जिससे गंदा पानी हम लोगों के घर में जा रहा है। इस गंदे पानी से बीमार पड़ने की आशंका है। दिलचस्प बात तो यह है कि नाली बांधने वाला व्यक्ति गांव का सफाई कर्मी है, जिसे गांव में सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वह ग्रामीणों की नाली बंद करके बीमारी फैलाने में मदद कर रहा है। महिलाओं ने एप्लीकेशन के माध्यम से कहा है कि यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग आगे तक लड़ाई जारी रखेंगे। मामला सर जी यही है कि एक गांव का पानी एक आदमी बांधा है। जी, कौन आदमी बांधा है? जी, उसका नाम है आदिल। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये सर जी कि हम लोग के घर के अंदर पानी जा रहा है, पानी नहीं बह रहा है। घर के अंदर से नाली बांधी हुई है बाहर से, तो घर के अंदर से पानी नहीं बाहर जा रहा है, घर में रह जा रहा है। कौन सा गांव पड़ेगा आपका? जी, मदनापार रामपुर। ये कब से दिक्कत है? जी, आज 5 दिन से। थाने पे इसके पहले आप लोग आई थी? जी नहीं आए थे। हम लोग सोचे कि अब सुलझ जाएंगे, अब सुलझ जाएंगे, अब सुलझ जाएंगे, लेकिन नहीं सर, वो बढ़ते जा रहे हैं। अपना एप्लीकेशन दिया आप लोगों ने थाने? जी नहीं, अभी आए हैं हम। अभी आप लोग आई? जी चंदा लगाया गाँव में, चंदा इनके घर में
पूरे भारत में एक संगठन के लिए संपर्क एवं सेवा कार्य करके कम समय में ही राष्ट्रव्यापी पहचान बनाने वाले आजमगढ़ जिले के भगतपुर गांव के निवासी समाजसेवी प्रदीप द्विवेदी को जब सूचना मिली कि आजमगढ़ के कुछ लोग कर्नाटक में परेशान हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने संपर्कों एवं निजी संबंधों के आधार पर कर्नाटक सरकार, खनिज मंत्री सीसी पाटिल, श्रम मंत्री अरविंद हेब्बर शिवराम और आबकारी मंत्री एच नागेश से संपर्क करके श्रमिकों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास किया और सबकी वापसी सुनिश्चित की। साथ ही उन्होंने भारत के कोने कोने, विशेष रूप से कर्नाटक में मंत्री सीसी पाटिल एवं अनेक माननीय मंत्रियों के विशेष सहयोग से पूर्वोत्तर भारत के लगभग 4000 से अधिक विद्यार्थियों एवं श्रमिकों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराया, जिस पर ट्विटर के माध्यम से भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। प्रदीप त्रिवेदी बीजेपी लीडर ने रिक्वेस्ट किया है था कि एम्प्लॉयज जो काम कर रहे थे नरसापुर इंडस्ट्री एरिया, कोला डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट, मैंने डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और एसपी कोला डिस्ट्रिक्ट को कि एम्प्लॉयज को सेफ ट्रैवल का अरेंजमेंट किए जाए और ट्रेन में सफर अच्छा रहे यूपी तक। धन्यवाद। मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए स्थिति सामान्य होने पर एक बार आजमगढ़ पधारने की भी क्षेत्रवासियों ने निवेदन किया है। समाजसेवी प्रदीप द्विवेदी की इस नेक पहल को टीवी 20 न्यूज सलाम करता है। आजमगढ़ के सदर तहसील के प्रांगण में सठिया, पलहनी, जहानागंज, रानी की सराय व मुबारकपुर के कूड़ेदारों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सगड़ी तहसील पर बिलरियागंज, हरैया, अजमतगढ़ व महाराजगंज ब्लॉक के कूड़ेदारों ने बताया कि वर्तमान समय में हम लोग शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कूड़ेदारों के संपर्क पर कूड़ेदारों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों को ई पास मशीन जो मिली है उसकी 40% बैटरी खराब है तथा गाँव में सर्वर की समस्या रहती है, जिससे कूड़ेदारों और कार्ड धारकों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। कूड़ेदारों ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश व देश कई लोग गांव में आ रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी के भय से दुकानदार भयभीत हैं। अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन को 10 मई को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आश्वासन या सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। दुकानदार मजबूर होकर अपनी ई पास मशीन तहसील मुख्यालय पर जमा करने का निर्णय लिया है। कूड़ेदारों ने मांग किया कि हमारी अंत्योदय व मनरेगा का 2 माह का पैसा अभी तक शासन द्वारा नहीं मिला, जिससे हम दुकानदार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौनापार की पुलिस ने 3 दंगा करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना रानी की सराय पुलिस ने गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर थाना निजामाबाद की बात करें तो गोवध अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना अरौला पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना तरोलिया पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। तो थाना तरवा की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर वहीं थाना मुबारकपुर पुलिस की बात करें तो गैंगस्टर एक्ट में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 43 व्यक्तियों के विरुद्ध एसपी के निर्देश पर 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। गुजरात के अहमदाबाद से 1641 प्रवासी मजदूर यानी यात्री रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर स्पेशल ट्रेन से पहुंचे। अहमदाबाद से आने वाले प्रवासी मजदूरों में 164 आजमगढ़ के तथा 1477 अन्य जनपदों के हैं। इसके दृष्टिगत रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह द्वारा मौके पर पहुंचकर आए हुए प्रवासी मजदूरों यात्रियों से बातचीत की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रवासी मजदूरों यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ ही उक्त सभी प्रवासी मजदूरों को उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया है। इसके बाद शेल्टर होम में उनको 2 दिन के लिए रखा जाएगा।
तीसरे दिन यदि उनमें सर्दी, खांसी, बुखार या श्वास का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हेतु भेज दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद सहित स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। लोग अपना धन बैंक में रखकर अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन ऑनलाइन साइबर अपराधी लोगों के खाते से बड़ी आसानी से पैसे निकाल रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं आजमगढ़ में हो चुकी है। तो वही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह, जो साइबर कॉप के नाम से चर्चित है, उनके द्वारा अब तक दर्जनों गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके बाद भी आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के स्थानीय मार्केट में स्थित स्टेट बैंक से साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस शिक्षक जब अपने पासबुक का स्टेटमेंट निकलवाने गया तो पता चला कि कई बार में एटीएम और पेटीएम के द्वारा उसके खाते से लगभग 8 लाख रुपए के करीब निकाल लिया गया है। जैसे इस बात के शिक्षक को पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रांच मैनेजर अभिनव गुप्ता ने TV20 न्यूज संवाददाता को बताया है कि इसकी जांच की जा रही है और साइबर सेल के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। समाचार लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं जब आज पैसा निकालने गया पहुंचा तो देखा कि पैसा निकाला और निकालने के बाद जब पासबुक मेंटेन करा रहा था तो उस समय देख रहा हूं कि 8 लाख से ऊपर पैसा हमारा निकल चुका है। इस संबंध में आपने पुलिस को कोई सूचना दी? मैंने जी। तो मतलब अभी एप्लीकेशन कोई डाला है कि नहीं आपने? एप्लीकेशन अभी उपलब्ध नहीं है। अभी बैंक मैनेजर साहब से आपने संबंध किया? मैनेजर साहब तो हमने सूचना दी तो मैनेजर साहब ने 2 लोगों को बुलाया था। किसको बुलाए थे? कोई दीवान जी आए थे तो वहाँ उन्होंने नोट वगैरह किया और फिर फोटो भी खींचा है हम लोगों का। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते 9 मई को मारपीट और छेड़खानी का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने में सूचना दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने दबंगों को 151 में कार्रवाई कर छोड़ दिया है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि रौनापार थाने की पुलिस भाजपा नेता के दबाव में आकर मामला दर्ज नहीं कर रही है। स्थानीय थाना पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार एसपी दरबार पहुंचा। एसपी के नाम मिलने पर उनके किसी स्टाफ द्वारा उनका ज्ञापन लेकर उनको आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी और उनको घर भेज दिया गया। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पीड़ित ने। पूजा मौर्य, रौनापार, करमुल्ला पट्टी। क्या हुआ था? क्या मामला हुआ? आम हमारे खेत में गिरा था तो मैं उठा ली। फिर आ रही थी, संतोष बोले कि क्यों आम मारी हो? मैं कही कि आम नहीं मारी, 2-3 झापड़ मार दिए। मैं घर आ रही थी तो मेरे पिताजी बोले कि रो रही हो? हम बताएं तो गए पूछने लगे तो सुकुमार बोला कि मारो, ये सारा बहुत बोलता है। तो सुकुमार, संतोष, भान प्रताप, रवि, प्रदीप, अजय मिलकर मारे। फिर घर में लाठी लेकर घुस आए और मम्मी हमको पूरे परिवार को मारे। फिर मम्मी की साड़ी फाड़ दिए, मम्मी को नंगा कर दिया, हमारे कपड़ा फाड़ दिए। फिर बोले कि अब तुम लोग बोलोगी तो लाठी से मारेंगे, मर जाओगी। तो आप लोग थाने पे नहीं गए? गई थी तो मेरी सुकुमार भाजपा के कार्यकर्ता है ना, तो उनकी गंभीरपुर से खबर है, जहां जिले में विकासखंड मोहम्मदपुर के गंभीरपुर बाजार में बाजार से संभ्रांत लोगों द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रकों से चलकर प्रवासी मजदूर गुजर रहे हैं। उन्हें रोककर लाइव बिस्किट और पानी का वितरण किया जा रहा है, जिसको पाकर उनके चेहरे खिल उठ रहे हैं। बाजार वासी भाजपा नेता विजय प्रकाश मिश्रा तथा पद्माकर मिश्रा ने बताया कि यह व्यवस्था हम लोग लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही चल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की गाड़ी रोककर वितरित किया जा रहा है और जब तक प्रवासी मजदूर आते रहेंगे व्यवस्था आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस मौके पर संदीप सोनी, अमित गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद थे। जिले में लॉकडाउन के बाद हर लोग अपने अपने स्तर से लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो वही सामाजिक संस्था सनातन वेलफेयर क्लब द्वारा लगातार कोतवाली थाने पुलिस लाइन का सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो यह आज अरौला थाना व अतरौलिया थाना परिसर, ऑफिस तथा आवास को सैनिटाइज किया गया तथा साथ ही ग्लव्स, मास्क आदि का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से शक्ति सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, अभिषेक, आलोक सिंह व अन्य सहयोगी उपस्थित थे।